अब जैसे बात करें कि कंज्यूमर सेंटिमेंट्स डाउन हैं, उसका क्या मतलब है या किस चीज़ से इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे हम लोग कुछ साल पहले की बात है, जब इंडिया शाइनिंग की बात हुआ करती थी, उस समय स्टॉक मार्केट चल रहा था, तो कहा गया कि कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स अच्छे होंगे। बट हम लोग ने ये भी रियलाइज़ किया कि वो स्टेटमेंट सही नहीं था क्योंकि कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स स्टॉक मार्केट से नहीं ड्रिवन थे। वो इंडिया के स्टॉक कंज्यूमर सेंटिमेंट्स ड्रिवन थे आटा दाल चावल के दाम से, प्याज के दाम से, टमाटर के दाम से, कितनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। तो एग्जैक्टली कौन सा फैक्टर है जो कि कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स को अफेक्ट करता है। तो अगर डेवलप नेशंस की बात करें, जैसे लेट्स से कि हम लोग यूरोप की बात करते हैं, जहाँ पे काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होते हैं, अगर वहाँ स्टॉक मार्केट गिरता है तो लोगों के सेंटिमेंट्स डाउन होते हैं। इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पे अभी भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं है, वो अगेन आटा प्याज दाल चावल उसके दाम से उसके बढ़ने से उनके कंज्यूमर सेंटिमेंट्स अफेक्ट होंगे। राइट। चाइना में हाउस होल्ड्स जो होते हैं, उनकी जो 70% सेविंग्स हैं वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है। अच्छा। अब रियल एस्टेट मार्केट अगर डाउन है तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जो सेविंग्स अपनी इन्वेस्ट की हैं, तो वो भी डाउन है। तो वो कैसे उसमें इन्वेस्ट किस में करते हैं? वो नॉर्मली इसे अपार्टमेंट्स लिए, जैसे यहाँ भी होता है कि किसी ने जॉब शुरू की, तो वो जाके इन्वेस्ट कहाँ करेगा, वो एक नया घर लेगा। तो इनफैक्ट जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट के फील्ड में हैं तो एडवाइस करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में होना चाहिए, आपका पोर्शन होना चाहिए। तभी हम लोग बात करते हैं कि थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में हो, थोड़ा गोल्ड में हो, थोड़ा रियल एस्टेट में हो। रियल एस्टेट में नहीं है तो भी चलता है, लेकिन बैंक में म्यूचुअल फंड में तो होना चाहिए, क्योंकि अगर रियल एस्टेट मार्केट डाउन हो गया तो तब जब बेचने जाते हैं तो चीज़ें नहीं बिकती हैं। तो उनका जो 70% इन्वेस्टेड रियल एस्टेट में है। अच्छा। तो इस वजह से कंज्यूमर सेंटिमेंट्स भी डाउन है। और एक चीज़ और समझने की बात है कि वहाँ पे जो रियल एस्टेट मार्केट, इनफैक्ट चाइना को अगर क्रेडिट दिया जाए तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम किया है, जो कि क्लियर है। हम लोग यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, हम लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो एग्जैक्टली किस तरह से काम करता था। वहाँ पे क्या होता है, जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे इंडिया में भी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, वो अपने सिटी में अपने जो प्रोविंसेस होते हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करती थी। ये अगर लेट्स से कि यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है तो वो नोएडा, दिल्ली, एनसीआर, उसके आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आने हैं, कहीं रोड बननी है, कहीं डैम बनने हैं, तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो एक एंटिटी बनाती थी, उसका कहते हैं लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल, LGFV। अच्छा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ की गवर्नमेंट है, वैसे इंडिया में उस तरह से स्ट्रक्चर नहीं फॉलो होता है, बट लेट्स से कि अगर हम लोग बात करें कि गौतम बुद्ध नगर की जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ पे जो MLA है, वो एक एंटिटी बनाए और उसका काम हो गौतम बुद्ध नगर के आसपास के प्रोजेक्ट्स को फंड करना का। उस तरह से वहाँ काम होता था। अब वो फंड कैसे करेंगे, उनको भी पैसा चाहिए, तो वो पीछे से लोन उठाते थे। वो पीछे से लोन उठाते थे, आगे फंडिंग करते थे। अच्छा। तो जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट होता था, इकोनॉमी में पैसा जाता था। अब जब से हाउसिंग मार्केट क्रैश किया, इनफैक्ट उससे पहले समझेंगे उनकी रेवेन्यू कैसे होती थी। ये तो उन्होंने फंडिंग की, बट हर कंपनी को, हर एंटिटी की रेवेन्यू भी होनी चाहिए। तो रेवेन्यू होती थी, जो भी प्लॉट होते थे वो सेल करती थी। राइट। तो जब प्लॉट सेल करती थी रियल एस्टेट डेवलपर को, तो उससे उनकी रेवेन्यू होती थी। जब हाउसिंग मार्केट क्रैश किया तो उनकी रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आया। तो जिनका मेन काम था आगे फंडिंग करना, जब उनकी रेवेन्यू ही नहीं हो रही है तो उनके पास जितने पैसे हैं उससे वो अपनी डेट ऑब्लिगेशंस पे कर रहे हैं। इनफैक्ट उससे भी मीट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी डेट ऑब्लिगेशंस को इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट प्रॉब्लम इतनी डायर है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी या तो डिले कर रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट्स फाइनेंसिंग व्हीकल उनकी इकोनॉमी में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, जो आज काफ़ी ज़्यादा डेट में हैं। तो नॉट ओनली वो रियल एस्टेट कंपनीज डेट में थी, तो उनकी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपने डेट में हैं। और इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि जब गवर्नमेंट लेट्स से कि इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करती है, कभी कभी इस तरह के मेजर्स आते हैं कि गवर्नमेंट ने अपने रोड्स बना रही है, डैम्स बना रही है, इंडस्ट्रीज को लोन दे रही है, तो क्या होता है, इकोनॉमी में पैसा आता है। और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब इन्फ्लेशन को ख़राब नहीं चीज़ होती। इन्फ्लेशन रीजनेबल लेवल जब होता है तो इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। जब इन्फ्लेशन एक लेवल के बियॉन्ड चला जाता है तब उसको कहते हैं कि ख़राब होता है। लेकिन लेट्स से अगर चीज़ों के दाम कम होने से लगे, उसको कहते हैं डिफ्लेशन। वैसे एक एज अ ले पर्सन हमें लगेगा कि डिफ्लेशन एक अच्छी चीज़ है, चीज़ों के दाम कम हो रहे हैं, बट इकोनॉमी के एंगल से
डिफ्लेशन अच्छी चीज़ नहीं होती है। वहाँ पे डिफ्लेशनरी प्रेशर्स बन रहे हैं चाइना में। अच्छा। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जिन एंटिटीज़ का काम था इकोनॉमी में पैसा डालने का, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को फंड करने का, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिस वजह से आ रहे थे, तो वो पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो अपना डेट ही रीपे करने में लगे हुए हैं। जब इकोनॉमी में पैसा कम जा रहा है, या ये समझें कि डिफ्लेशन क्यों होता है, उससे पहले समझें कि इन्फ्लेशन क्यों होता है। कि फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट ने लोन दिया या फंडिंग की अपने बिजनेसेस के लिए, जो अपनी कंट्री के बिजनेसेस हैं, तो उनको पैसा मिला, वो उससे आगे फैक्ट्री लगाएंगे, उससे कंस्ट्रक्शन करेंगे, अपने से छोटे बिजनेसेस से सामान खरीदेंगे, और सब लोग अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगे। जब एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी तो वो मार्केट में जाएगा, सामान खरीदने जाएगा। अब लेट्स से कि सबकी अच्छी सैलरीज हैं, सबको खूब सैलरी मिल रही है, और वो कार खरीदने जाते हैं, और एक कार मैन्युफैक्चरर उसने 100 यूनिट कार बनाई है, और 110 लोग कार लेने पहुंच गए, तो क्या होगा? वो सोचेगा कि अब तो मैं प्राइस थोड़ा बढ़ाऊं। तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। लेकिन अगर इसकी ठीक उल्टी चीज़ हो जाए, इकोनॉमी में पैसा आ नहीं रहा है, लोगों को पैसा मिल नहीं रहा है, सैलरी सही से मिल नहीं रही है, तो कोई खरीदेगा। 100 यूनिट बनाई, लेकिन 90 लोग पहुँचे कार लेने के लिए, अगले महीने 80-80 लोग पहुँचे कार लेने के लिए। अब क्या होगा? प्राइसेस कम हो जाएंगे, डिफ्लेशन होगा। डिफ्लेशन इंडिकेट करता है लोगों के पास पैसा कम है, राइट। ये नेगेटिव चीज़ है। तो वहाँ पे डिफ्लेशनरी प्रेशर्स बन रहे हैं, क्योंकि लोगों को उतनी सैलरी नहीं मिल रही है। सैलरी क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि जिनका काम था फंडिंग देने का, वो अपना डेट ही रीपे नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई है। और उसमें जो ये अगर टैरिफ बढ़ जाती है सपोज, क्योंकि अभी तो बात हो रही है, लेकिन अगर एक्चुअली ऐसा हो जाता है तो तब तो फिर जो काम अभी चाइना में हो रहा है वो फिर यूएस में ही कराना पड़ेगा। तो उसका फिर यहाँ पे लोकल पीपल पे क्या असर पड़ेगा चाइना में? तो चाइनीज़ गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को समझ रही है, और उसको सॉल्व करने के लिए उसने कुछ स्टिमुलस पैकेजेस, कि चाइना इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए, अच्छा, वो दे रही है। तो एक काफ़ी बड़ा पैकेज आया था सितंबर में। तो सितंबर में जो पैकेज था जिससे कि इकोनॉमी रिवाइव करें, उसमें था कि जैसे कि जो इंटरेस्ट रेट होता है, जिस पे हम लोग ने लोन लिया हुआ है, जिसने कंज्यूमर्स ने लोन लिया हुआ है, मॉर्गेज का रेट, उसका उन्होंने परसेंटेज कम किया, 0.5% का उसमें रिलीफ दी। अच्छा। दूसरा उन्होंने जो चीज़ की कि इकोनॉमी में थोड़ा पैसा इंजेक्ट किया, उसकी बहुत ज़रूरत है वहाँ पे, और वो किस फॉर्म में किया? जो बैंक्स होते हैं उसमें कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे समझें कि एक बैंक कैसे काम करता है, बैंक को डिपॉजिट्स मिलते हैं। लेट्स से एक बैंक है, उसको 100 करोड़ के डिपॉजिट्स मिले। अब बैंक अर्निंग कैसे करेगा? वो आगे लोन देगा, बट वो 100 करोड़ का लोन नहीं देगा। जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया केस में आरबीआई है, वो कहेगा कुछ पैसा संभाल के रखो, रिजर्व रखो, ताकि तो लेट्स से कि 20% की रिजर्व रिक्वायरमेंट है, तो बैंक के पास 100 करोड़ के डिपॉजिट्स मिले, बट वो 80 करोड़ के ही लोन दे पाएगा। अब लेट्स से कि सेंट्रल बैंक रियलाइज करता है कि नहीं, अब पैसा इंजेक्ट करने की ज़रूरत है इकोनॉमी में, तो वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है रिजर्व की, उसको कम करेगा। अब लेट्स से वो 20% को 15% पे ले आता है, तो वही पैसा रहा, लेकिन अब वो फ्री हो गया इकोनॉमी में जाने के लिए। तो बैंक्स आगे लोन देंगे लोगों को, जो इंडस्ट्रीज को लोन मिलेगा तो वो आगे फैक्ट्री लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो वहाँ पे यही हुआ, वहाँ पे अराउंड 1 ट्रिलियन युआन के आसपास इस तरह से फ्री हुए, क्योंकि रिजर्व रिक्वायरमेंट वहाँ के सेंट्रल बैंक ने रिलैक्स की, तो वो पैसा इकोनॉमी में गया। कुछ और उन्होंने टैक्स इंसेंटिव्स दिए, कुछ बैंक्स को चीप लोन दिए कि तुम आगे बिजनेसेस को लोन दो जिससे कि वो शेयर खरीद दें। जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, जो इंश्योरेंस हैं, उनको पैसा दिया कि तुम कैपिटल मार्केट में, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सितंबर में उनका स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 30% बढ़ा। अच्छा। तो पॉजिटिवली ट्रीट किया मार्केट ने। लेकिन जो उनका मेन पेन पॉइंट है वो है हाउसिंग मार्केट। अच्छा। हाउसिंग मार्केट पे कोई खास असर नहीं पड़ा। अच्छा। क्योंकि हाउसिंग मार्केट अभी भी उनका गिर ही रहा है। तो ज़रूरत है कि हाउसिंग मार्केट को रिवाइव किया जाए। करेक्ट। हफ्ते भर पहले एक और स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है उन्होंने, अभी वो अनाउंस किया है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स की जिनकी हम लोगों ने बात की, उनका जो डेट है उनको कम करने के लिए उनको थोड़ा सा लोन देगी गवर्नमेंट, कि वो अपने जो उन्होंने प्राइवेट कंपनी से लोन दिए हुए हैं उसको कम कर सकें। तो अगले 3 से 5 साल में वो कम करेंगे।
अच्छा। और फाइनली बात हो रही है कि अब क्या होगा, क्योंकि अभी भी सॉल्व नहीं हुई है प्रॉब्लम। तो वहाँ की गवर्नमेंट वेट कर रही थी यूएस के इलेक्शन का, कि कौन आता है, क्योंकि मिस कमाला हैरिस का टैरिफ्स पे कोई स्टेटमेंट नहीं था। प्रेसिडेंट ट्रम्प का बहुत ही स्ट्रॉन्ग असर्शन था कि वो करेंगे। तो अब वो वेट कर रहे थे कि यूएस का इलेक्शन होता कैसे है। तो अब दिसंबर में उनकी मीटिंग है, जो उनका पॉलिट ब्यूरो कहते हैं, वो मीट करेगा। 24 मेंबर पॉलिट ब्यूरो है, जिसमें प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी उसके मेंबर हैं। तो दिसंबर में वो डिसाइड करेंगे कि अब फर्दर कैसे स्टिमुलस देना है। अच्छा। उस पर फिर पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो क्या पॉलिसीज़ लाते हैं। लेकिन ये बात है, जो भी पॉलिसीज़ लाएं, प्रेसिडेंट ट्रम्प इस बार एडमेंट लग रहे हैं अपनी जो पॉलिसीज़ को, अपने इस स्टेटमेंट को सी थ्रू करने के लिए। क्योंकि कई बार कुछ क्रिटिसिज्म चलता है कि कई बार वो लोग कैंपेन में कई चीज़ें बोल जाते हैं, और जब एक्चुअली में जब गवर्निंग पे आते हैं तो उसको कहते हैं कि अब तो ये फीजिबल नहीं है, उसने बोल दिया। लेकिन नॉट ओनली हमने देखा, पिछली बार उन्होंने टैरिफ लगाए थे। उनका मानना है कि शायद चाइना की वजह से ही उनकी प्रेसिडेंसी गई थी। वो कोविड है, जिसको वो क्रिटिसाइज किया करते थे कि चाइना की वजह से कोविड आया है। अच्छा। दूसरा कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स थे जिसपे चाइना उनकी बात नहीं माना था। तो उनका हमेशा से एंटी चाइना स्टैंस रहा है। अच्छा अच्छा। प्लस आजकल वहाँ पे कैबिनेट वहाँ पे पिक किया जा रहा है। तो जो कैबिनेट क्या चीज़, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, अच्छा अच्छा, तो उसको वहाँ पे चूज कर रहे हैं। तो जिन लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं वो भी ऐसे ही लोग हैं जिनका हमेशा से एंटी चाइना स्टैंस रहा है। अच्छा। तो वहाँ जो सेक्रेटरी स्टेट होता है, जैसे यहाँ पे होम मिनिस्टर जैसे होता है, तो मिस्टर मार्को रूबियो को अभी उन्होंने नॉमिनेट किया है। तो उनका भी हमेशा से एंटी चाइना स्टैंस रहा है। ऐसे ही जो ट्रेड को जो ओवरसी करेगा, ट्रेड जार बोलेंगे वहाँ पे, तो उसका भी एंटी चाइना स्टैंस रहा है। तो इस बार जितने इंडिकेशंस मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली जो उन्होंने कहा है कैंपेन में, वो उसको सी थ्रू करेंगे। और जब वो करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। क्योंकि जैसे इंडिया की बात करें कि हमारे जो कंट्री में जितनी मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी है कि वो डोमेस्टिक जो डिमांड होती है उसको मीट कर लें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया से भी उतना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट नहीं होता है। चाइना में उनका जितनी भी डोमेस्टिक डिमांड है, उससे कहीं कहीं ज़्यादा उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बना रखी है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब अगर एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट आएगा तो उनकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी वीक है क्योंकि हाउसिंग मार्केट रिवाइव कर ही नहीं पाया है। अब अगर उसका दूसरा इम्पैक्ट आया एक्सपोर्ट्स पे, तो उनकी इकोनॉमी पे मेजर इम्पैक्ट आएगा। तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी जीडीपी पे, वो देखने वाली बात है। कितना टैरिफ लाते हैं और फिर उसको कैसे डील करती है चाइना, क्योंकि अब कुछ कंपनीज हैं वहाँ से रिलोकेट कर रही हैं चाइना से। तो लेट्स सी अब वो किस कंट्रीज़ में जाती हैं, वो इंडिया में आती हैं या बाकी जो आसपास के नेशंस हैं वहाँ पे जाती हैं, या वापस यूएस उठ के जाती हैं। तो एग्जैक्टली क्या होगा वो क्लियर नहीं है। बट येस, इस समय चाइना की इकोनॉमी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब जैसे ये आईफोन बनाते हैं,